The Imagist. The first revolt against the Victorian romantic poetic tradition came from a group of poets called the Imagist. सबसे पहला जो रिवोल्ट हुआ था विक्टोरियन रोमांटिक पोएटिक ट्रेडिशन के अगेंस्ट, वो एक ग्रुप से आया था जिसका नाम था द इमेजिस्ट. देयर एक्टिविटीज़ एक्सटेंड फॉर अबाउट 10 ईयर्स फ्रॉम 1912 टू 1920. 1912 से 1922 ईस्वी के बीच में इन 10 सालों में जो है इनकी एक्टिविटीज़ रही हैं. इन्होंने रियलाइज़ किया था डैट की द पोइट्री ऑफ द जॉर्जन्स डिड नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू वाइटलिटी इन इंग्लिश पोइट्री. कि जो जॉर्जन की जो पोइट्री रही है, जॉर्जन ग्रुप्स ने जो पोइट्री लिखी है, उन पोइट्स ने उन्होंने कोई भी नई वाइटलिटी इंग्लिश पोइट्री को नहीं दी है, कोई नया जीवन इंग्लिश पोइट्री को नहीं दिया है. नाइदर मेसफील्ड, ना तो मेसफील्ड ने, हुज पोइट्री इज़ रियलिस्टिक इन सब्जेक्ट एंड वोक्यूबलरी, जिनकी की पोइट्री वोक्यूबलरी और सब्जेक्ट में रियलिस्टिक होती थी, ना तो मेसफील्ड ही ऐसा कर पाए, नॉर डेलामेर और ना ही वॉल्टर डेलामेर ऐसा कर पाए. हु इज़ द लास्ट ऑफ द ट्रू रोमांटिक पोइट्स ऑफ इंग्लैंड, जिनको कि इंग्लैंड के ट्रू रोमांटिक पोइट्स में कहा जाता है, जिनको कि लास्ट कहा जाता है, कि ये लास्ट जो है ट्रू रोमांटिक पोइट थे. पॉइंटेड टू न्यू पाथ्स इन इंग्लिश पोइट्री, इनमें से किसी ने भी इंग्लिश पोइट्री को कोई नया रास्ता नहीं दिखाया है. इंग्लिश पोइट्री जो थी वो वैसी की वैसी ही है, ओल्ड ट्रेडिशन ही है, इसमें कुछ भी नयापन ये कोई भी पोइट नहीं ला सके हैं. The poetic revolution engineered by the Imagist was produced and further encouraged by T.S. Eliot. ये जो poetic revolution था जिन्हें कि Imagist ने इंजीनियर किया था, Imagist से जो ये चलाया था poetic revolution, इसको प्रोड्यूस और फिर बाद में इसको एनकरेज भी किया था T.S. Eliot की एक पोयम द वेस्ट लैंड ने. इमेजिस्ट का विश्वास था दैट कि द फंक्शन ऑफ पोएट्री इज़ नॉट सेल्फ एक्सप्रेशन, कि किसी भी पोएट्री का काम, किसी भी पोएम का काम अपना सेल्फ एक्सप्रेशन करना नहीं है, बट द प्रॉपर फ्यूजन ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, लेकिन एक प्रॉपर फ्यूजन है मीनिंग का लैंग्वेज में, यानी कि जो भी लैंग्वेज हम पोएट्री में लिखते हैं उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अकॉर्डिंग पोएम्स आर वर्क्स ऑफ आर्ट, जो पोएम्स है वो वर्क्स ऑफ आर्ट है एंड नोट, ना कि पीसीस ऑफ इमोशनल ऑटोबायोग्राफी और रिहोटोरिकल प्रोफेसी, ना कि कोई पीस है ये जिसमें कि हम अपनी इमोशनल ऑटोबायोग्राफी लिख दें या रिहोटोरिकल प्रोफेसी लिख दें. ऐसी पोएम नहीं है, बल्कि जो पोएम है वो एक वर्क्स ऑफ आर्ट है. द पर्पस ऑफ पोएट्री, पोएट्री का जो पर्पस है, पोएट्री का जो उद्देश्य होना चाहिए, इज़ द एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्सपीरियंस. वो क्या है, वो अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना है. द इमेजिस्ट डिड नॉट लुक अपॉन द पोइट एज द स्वीट सिंगर. इमेजिस्ट जो है वो पोइट को किसी स्वीट सिंगर के रूप में नहीं देखते थे. उनका मानना ये नहीं था कि जो पोइट है वो केवल स्वीट सिंगर है जो कि अच्छा गा सकता है या कोई अच्छा गीत लिख सकता है. हुज फंक्शन वाज टू रेंडर इन स्वीट वर्ड्स एंड कन्वेंशनल इमेजरी सम पर्सनल इमोशंस, यानी कि उनका कार्य ये नहीं है कि कोई स्वीट वर्ड्स लिख दे, कोई मीठा गीत लिख दे या कोई इमेजरी अपने जो पर्सनल इमोशंस है उनको लिख दे. किसी भी जो कवि है उनका कार्य ये सब करना नहीं है. इमेजिस्ट जो है कवि को ऐसे कवि के रूप में नहीं देखते थे, बट लेकिन ही वॉज द एक्सप्लोरर ऑफ एक्सपीरियंस. वो क्या है, वो एक एक्सप्लोरर है. किसका, जो अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करे, यानी कि वो कोई ऐसा कवि नहीं मानते, वो कवि को ये नहीं मानते थे कि बस अपनी जो है अपने पर्सनल इमोशंस लिख दिए या कोई अच्छा सा गीत लिख दिया जिसको कि कोई गा सके. लेकिन नहीं, क्या है, कवि जो है कवि होता है जो कि अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर कर सके. उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो है अपनी बातों को, अपने एक्सपीरियंस को पोएम के माध्यम से जो है बता सके, और वो भी साफ शब्दों में. But so he must use the language in order to build up rich patterns of meanings which required very close attentions before they were communicated. यानी कि इसीलिए जो है अगर वो अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना चाहता है तो उसे ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए टू बिल्ड अप रिच पैटर्न्स ऑफ मीनिंग्स, जो कि मीनिंग्स को रिच पैटर्न दे सके. यानी कि जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, विच रिक्वायर्ड वेरी क्लोज अटेंशन बिफोर दे वर कम्युनिकेटेड. यानी कि अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने से पहले भी जो है हमारा अटेंशन जो अटेंशन है वो बिल्कुल क्लोज होना चाहिए. ऐसे लैंग्वेज हमें यूज़ करनी चाहिए जिसका कि मीनिंग सही सही निकलता हो. The new movement began with a revolt against every kind of sweet verbal impression and romantic egotism. जो ये नया मूवमेंट था, जो ये स्टार्ट हुआ था, ये एक रिवोल्ट से स्टार्ट हुआ था, जो किसके खिलाफ था, जो किसके अगेंस्ट था, एवरी काइंड, हर प्रकार के स्वीट वर्बल के इम्प्रेशंस एंड रोमांटिक इकोटिज्म के. जो रोमांटिक इगोटिज्म जो पहले से चलती आ रही थी, जो रोमांटिक पोइट्री चलती आ रही थी, उन सबके जो खिलाफ था ये जो मूवमेंट रहा था. इट्स ओरिजिनेटर T.S. होम
हु वाज किल्ड इन वार। टी.एस. ह्यूम जो थे वो इसके ओरिजिनेटर थे, जो कि 1917 के वार में मारे गए थे। इन एन आर्टिकल विच ही रोट इन 1909, 1909 में उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा था, तो उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था हिज प्रिफरेंस, कि वो प्रिफेयर करते हैं फॉर प्रेसाइज एंड डिसिप्लिन क्लासिज्म टू स्लोपी रोमांटिसिज्म। स्लोपी होता है जो मैली हो चुकी हो, बेकार हो चुकी हो, रोमांटिसिज्म यानी कि जो बेकार रोमांटिसिज्म हो चुकी है, जो बेकार है रोमांटिसिज्म, उसके बजाय वो बिल्कुल जो है प्रेसाइज एंड डिसिप्लिन क्लासिज्म को जो है प्रिफेयर करते हैं। जो क्लासिज्म है जो कि डिसिप्लिन है, बिल्कुल प्रेसाइज है, प्रेसाइज मतलब सटीक है, उस क्लासिज्म को जो है वो प्रिफेयर करते हैं, ना कि किसी स्लोपी रोमांटिसिज्म को। ही विद द हेल्प ऑफ एजरा पाउंड हु हैड कम फ्रॉम अमेरिका, जो कि अमेरिका से आए थे। एजरा पाउंड जो कि पोइट थे, अमेरिका से आए थे, उन्होंने जो है एजरा पाउंड की हेल्प से, किसने, टी.एस. ह्यूम ने, फाउंडेड द मूवमेंट, इस मूवमेंट को फाउंड किया था, इस मूवमेंट की नींव रखी थी, कॉल्ड इमेजिज्म, और इसको इमेजिज्म नाम दिया गया था। डिफाइनिंग द इमेजिस्ट को डिफाइन करते हुए, इमेजिस्ट के बारे में बताते हुए एजरा पाउंड जो है रोट, उन्होंने लिखा था इन 1912 में कि जो इमेजिस्ट पोइट है वो कौन है। दे आर इन अपोजिशन टू द न्यूमरस एंड अनअसेंबल्ड राइटर्स हु बिजी देमसेल्व्स विद डल एंड इंटरमाइनेबल एफ्यूजन्स and who seem to think that a man can write a good long poem before he learns to write a good short one, or even before he learns to produce a good single line। यानी कि वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि जो इमेजिस्ट पोइट है वो इनके अपोजिट है उन न्यूमरस और अनअसेंबल्ड राइटर्स के, उन बहुत सारे जो राइटर्स हैं जो अनअसेंबल्ड है, जो किस चीज़ में बिजी हैं, जो अपने आप को बिजी रखते हैं बिल्कुल डल और इंटरमाइनेबल एफ्यूजन्स में, और जो जिन्हें प्रतीत होता है कि जो ये सोचते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है वो बिना कुछ सीखे कोई शॉर्ट पोएम लिखने से भी पहले, हाँ बल्कि शॉर्ट पोएम क्या, कोई एक लाइन सीखने से पहले ही कोई अच्छी पोएम लिख सकता है। यानी कि जो रोमांटिक पोइट थे वो क्या सोचते थे कि जो हम हैं मतलब बहुत अच्छी पोएम्स लिख सकते हैं, भले ही कुछ ना आता हो हमसे, हमने लिखना ना सीखा हो, हमने कोई पोएम लिखनी ना सीखी हो, कोई लाइन भी लिखनी ना सीखी हो, तो हम लेकिन एक लंबी पोएम लिख सकते हैं। तो उन सब के खिलाफ जो थे वो इमेजिस्ट थे। एफ.एस. फ्लिंट जो थे पॉइंटेड आउट इन 1913 में उन्होंने पॉइंट आउट किया था दैट की 3 रूल्स द इमेजिस्ट ऑब्जर्व वर, कि जो 3 रूल्स है जिन्हों की इमेजिस्ट ने ऑब्जर्व किया है वो कौन कौन से हैं। डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द थिंग, किसी भी थिंग का, किसी भी चीज़ का डायरेक्ट ट्रीटमेंट। टू यूज़ एब्सोल्यूट नो वर्ड दैट डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रेजेंटेशन, किसी भी ऐसे वर्ड का यूज़ ना करना जो कि प्रेजेंटेशन को कंट्रीब्यूट ना करता हो, यानी कि जिसका कोई काम ना हो, कोई भी बेफालतू का वर्ड यूज़ ना करना। टू कंपोज इन सीक्वेंस ऑफ द म्यूजिकल फेराज, नॉट इन सीक्वेंस ऑफ ए मेट्रोनोमी, किसी नाप तोल, मेट्रोनोमी होता है कोई नाप तोल कही हुई चीज़ें, यानी कि किसी नाप तोल की सीक्वेंस में न लिखकर एक म्यूजिकल फेराज के सीक्वेंस में जो है पोएम को कंपोज करना। Pound emphasized that the imagist should use no superfluous word, no adjective। पाउंड ने जो है जोर दिया था इस बात पर, पाउंड ने कहा था, एजरा पाउंड ने, कि जो इमेजिस्ट है उनको किसी भी सुपरफ्लुअस वर्ड का यूज़ नहीं करना है, ना ही कोई एडजेक्टिव उन्हें यूज़ करना है। विच डज नॉट रिवील समथिंग, जो कि कोई भी रिवील ना करे, यानी कि जिस वर्ड का कोई मीनिंग ना निकलता हो उस पोएम में, उस वर्ड का यूज़ हमें नहीं करना है। एंड दे शुड अवॉइड द ऑब्स्ट्रक्शन, और उन्हें जो है ऑब्स्ट्रक्शन, जो एब्स्ट्रक्शंस आती है, जो बाधाएँ आती हैं, उन सबको अवॉइड करना है। द इमेजिस्ट मूवमेंट स्प्रेड इन इंग्लैंड एंड अमेरिका, जो इमेजिस्ट मूवमेंट है ये इंग्लैंड और अमेरिका में स्प्रेड हुआ था, फैला था। एंड इट वाज हेल्प्ड बाय द 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोइट्री एंड 19th सेंचुरी सिम्बलिस्ट, और जो 17वीं शताब्दी की मेटाफिजिकल पोइट्री रही है और 19वीं शताब्दी की जो सिम्बलिस्ट पोइट्री रही है, उन सब ने जो है इसमें हेल्प की थी। हु कंट्रीब्यूटेड देयर टेक्निक्स एंड एटीट्यूड्स टू द रिवॉल्यूशन, यानी कि जो उन पोइट्री की जो टेक्निक्स थी, जो एटीट्यूड्स था, उन सबको इमेजिस्ट ने अपनाया था। द लीडर ऑफ द इमेजिस्ट वाज एजरा पाउंड, इमेजिस्ट के लीडर कौन थे, दैट वाज एजरा पाउंड। और अदर पोइट्स, और जो दूसरे पोइट्स थे हु वर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में जो इंक्लूड थे इमेजिस्ट में, जो और पोइट्स थे वो कौन कौन थे, एफ.एस. फ्लिंट, रिचर्ड एलिंगटन, एफ.एम. ह्यूफर, जेम्स जॉयसी, एलन अपवर्ड, एमी लोवेल, विलियम क्यूरल्स विलियम। The imagist attempt to reproduce the qualities of ancient Greek and Chinese poetry। इमेजिस्ट ने जो है रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, कौन सी क्वालिटीज़ को, जो एनिसेंट ग्रीक की क्वालिटीज़ रही है या जो चाइनीज़ पोइट्री की क्वालिटी रही है, उन सबको जो है रिप्रोड्यूस इन्होंने किया था।
Their aims, which were expressed in the introduction to some Imagist poet 1915, can be summarized as follows. उनके जो एम थे, उनके जो इमेजिस्ट जो पोइट थे, उनके जो पोइट्री लिखने के एम थे, वो सब जो है हमें सम इमेजिस्ट पोइट 1915 ईस्वी में जो एक वॉल्यूम आया था इसके अंदर मिलता है, जिसमें कि इमेजिस्ट जो पोइट्स रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया गया था। तो वो क्या क्या थे? सबसे पहला जो उनका एम था, टू यूज़ द लैंग्वेज ऑफ कॉमन स्पीच बट टू एम्प्लॉय ऑलवेज द एग्जैक्ट वर्ड, नॉट द नियरली एग्जैक्ट, नॉट द मेयरली डेकोरेटिव वर्ड। यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना जो कि कॉमन स्पीच हो, कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करना, लेकिन कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ ना करना जो कि नियरली एग्जैक्ट हो, यानी कि केवल एग्जैक्ट वर्ड ही हमें यूज़ करना है, जहाँ पर जो वर्ड आना है हमें वो ही वर्ड लिखना है। ऐसा नहीं है कि उसे और अच्छा बनाने के लिए, उसे डेकोरेटिव बनाने के लिए हम उसकी जगह पर कोई और वर्ड यूज़ कर दें। कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ अच्छी ना लग रही हो तो हम उसका कोई सब्स्टिट्यूट ले आते हैं। तो वो उनका कहना था कि पोइट्री में ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूट यूज़ नहीं करना है, कोई भी नियरली एग्जैक्ट वर्ड यूज़ नहीं करना है, कोई भी डेकोरेटिव वर्ड यूज़ नहीं करना है, जो एग्जैक्ट वर्ड वहाँ पर आना है वही यूज़ करो। टू प्रोड्यूस पोइट्री डेट इज़ हार्ड एंड क्लियर, एक ऐसी पोइट्री को प्रोड्यूस करना जो कि हार्ड हो लेकिन क्लियर भी हो, एंड नॉट डील इन वैग्यू जनरलाइज हाउ एवर मैग्निफिसेंट एंड सोनोरस, और जो कि कोई अस्पष्ट ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि हम उसे समझ ना सके, बिल्कुल अस्पष्ट जनरलिटीज़ हो उसमें, हालांकि वो मैग्निफिसेंट और सोनोरस, सोनोरस यानी कि मधुर होनी चाहिए। टू क्रिएट न्यू रिदम्स, नई जो रिदम्स हैं उनको क्रिएट करना चाहिए, उनको क्रिएट करें, नोट टू कॉपी ओल्ड रिदम्स, ना कि कोई ओल्ड रिदम्स को हमने कॉपी कर ली, विच मेरली कोल्ड वंस, जो कि बिल्कुल ओल्ड हो चुकी है, ओल्ड वंस हैं जो, उनको कॉपी न करके अपनी नई रिदम को हमें क्रिएट करना है। ये सब जो है ये इमेजिस्ट के एम रहे थे। द इमेजिस्ट वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोइट्री ऑफ जी एम हॉपकिंस, इमेजिस्ट जो थे वो जी एम हॉपकिंस की पोइट्री से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। The imagists could not adequately tackle the contemporary problems because they lived too much among books. जो इमेजिस्ट थे वो उस टाइम की जो प्रॉब्लम्स थी, कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स थी, उन पर उनका ध्यान ही नहीं गया था, उनको उन्होंने देखा ही नहीं था, क्योंकि वे जो थे दे लिव्ड टू मच अमंग बुक्स, वे केवल किताबों के अंदर ही खोए रहते थे, वे केवल किताबों के में ही ज़्यादा रहते थे। वो रेदर इररेस्पॉन्सिबल इन देयर कंडक्ट, और वो अपने कंडक्ट में भी बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल थे। डिड नॉट पजेस शार्प इंटेलेक्ट, उन्होंने कोई शार्प इंटेलेक्ट को पजेस नहीं किया था, उनमें कोई शार्प इंटेलेक्ट नहीं थी। एंड वर नॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद एक्चुअलिटीज़, और जो एक्चुअल में की जो सिचुएशन उस टाइम की रही थी वो उनके कॉन्टैक्ट में भी नहीं थे। ये जो है ये उनकी कुछ कमियाँ थी। द रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या था, इज़ दैट देयर पोइट्री इज एज नर्वलेस एंड आर्टिफिशियल एज द पोइट्री ऑफ जॉर्जन्स। जिस प्रकार जॉर्जन ग्रुप की पोइट्री थी, जो जॉर्जन ग्रुप के जो पोइट्स रहे हैं, जैसे उनकी पोइट्री नर्वलेस और आर्टिफिशियल थी, ऐसे ही पोइट्री इमेजिस्ट की भी हो गई थी। But they certainly deserve the credit of showing that English poetry needed a new technique. हालांकि उनका एक बहुत अच्छा काम था जिसके लिए उसको हम क्रेडिट दे सकते हैं, वो ये था कि उन्होंने कहा था इंग्लिश पोइट्री को एक न्यू टेक्निक की ज़रूरत है, एंड दैट अननेसेसरी रूल्स एंड ए बर्डनसम मास ऑफ डेड एसोसिएशन मस्ट बी रिमूव्ड, और उन्होंने कहा था कि जो अननेसेसरी रूल्स हैं, एक बर्डनसम मास है डेड एसोसिएशन का, उसको हमें हटाना चाहिए, और इंग्लिश पोइट्री में हमें कुछ नई टेक्निक्स लानी चाहिए। ये सब जो है ये इमेजिस्ट ने कहा था, तो इस बात का क्रेडिट उनको जरूर जाता है। द पोइट्स ऑफ इमेजिस्ट ग्रुप डिड नॉट प्रोड्यूस ग्रेट पोइट्री, इमेजिस्ट ग्रुप के जो पोइट्स थे उन्होंने कुछ खास पोइट्री जो है, कुछ ग्रेट पोइट्री प्रोड्यूस नहीं की है। एजरा पाउंड इज ए पोइट ऑफ रियल ओरिजिनलिटी, एजरा पाउंड एक रियल ओरिजिनलिटी के पोइट थे, बट किंतु ही इज टू मच एंड रेदर अनडाइजेस्टेड लर्निंग विच ही ट्राइज टू इंट्रोड्यूस इन हिज पोएम्स, लेकिन उनकी जो बहुत ज़्यादा और बिल्कुल अनडाइजेस्टेड लर्निंग थी, उनकी ऐसी लर्निंग जो कि हमें समझ में ही नहीं आती थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पोएम्स में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, विच ही ट्राइज टू इंट्रोड्यूस इन हिज पोएम्स मेक दैम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और उनके इसी यूज़ के कारण उनकी पोएम क्या हो गई, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है, हमें वो समझ में भी नहीं आती, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अनडाइजेस्ट लर्निंग का यूज़ उसमें किया है। His great contribution to the modern poetry is his development of an unrhymed free verse. उनका जो एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं मॉडर्न पोएट्री में रहा है, वो रहा है उनका एक अनराइम्ड जो है उन्होंने फ्री वर्स का डेवलपमेंट किया था। तो ये जो है ये उनकी मॉडर्न पोएट्री का एक ग्रेट वर्क हम कह सकते हैं।
The most important writer who, in spite of his being not a regular member of their groups, was directly connected with the Imagist was D.H. लॉरेंस। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर के बारे में अगर हम बात करें, जो कि भले ही इस ग्रुप का कोई रेगुलर मेंबर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी इमेजिस्ट से जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट था, दैट वाज D.H. लॉरेंस। ही कंट्रीब्यूटेड बोथ टू जॉर्जियन पोइट्री एंड द इमेजिस्ट। उन्होंने जॉर्जियन पोइट्री को भी कंट्रीब्यूट किया है और इमेजिस्ट को भी कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि वो एक जॉर्ज पोइट्स भी थे और एक इमेजिस्ट पोइट भी थे। मोस्ट ऑफ हिज मैच्योर poetry deals with the theme of dull of sex, a conflict of love and hate between husband and wife। उनके जो मैटर रहे हैं, जो उनकी मैच्योर पोइट्री के जो सब्जेक्ट्स रहे हैं, वो क्या क्या रहे हैं, उनकी जो थीम रही है वो रही है डल ऑफ सेक्स, ए कन्फ्लिक्ट ऑफ लव एंड हेट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में लव और हेट का एक संघर्ष, एंड एक्सप्रेस एंड एनहिलेशंस ऑफ द ईगो। और उन्होंने जो है ईगो की एनहिलेशंस को एक्सप्रेस किया है। एंड ए शॉर्ट ऑफ मिस्टिकल रीबर्थ और रीजनरेशन। उन्होंने जो है मिस्टिकल रीबर्थ और रीजनरेशन को भी जो है अपनी पोएम्स में दिखाया है। द पोएम्स विच ही रोट इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। और अपने जीवन के जो लास्ट ईयर रहे हैं उनमें जो उन्होंने पोएम लिखी है, डील्स विद द थीम्स ऑफ डेथ एंड एटर्निटी। उनकी थीम क्या रही है, वो रही है डेथ और एटर्निटी। ही डिड ए लॉट इन रीबिल्ड द इंग्लिश पोइट्री। और उन्होंने जो है इंग्लिश पोइट्री को रीबिल्डिंग करने में, उसे रीबिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो ये थे इमेजिस्ट।